हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। इसका पार्ट फर्स्ट हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो में हमने इसका पार्ट फर्स्ट जो भी है उसमें जो भी चैप्टर की बेसिक जानकारी थी, जैसे संख्याएं कौन सी होती है, कितने प्रकार की संख्याएं होती है और उनकी क्या डेफिनेशन होती है, तो वो पूरी जानकारी हमने पार्ट फर्स्ट में देख ली है। यदि आप पार्ट फर्स्ट देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर इसी चैनल पर क्लास 10th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आपको जितने भी आपको पीछे 10th क्लास की वीडियो डाले गए हैं वो आपको सभी एक जगह मिल जाएंगी। इसी के साथ यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं किताब की बेसिक जानकारी। जो भी किताब की पार्ट फर्स्ट की बेसिक जानकारी है वो इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। तो बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। सबसे पहले टॉपिक का जो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है वो यही है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जो संख्याएं हैं वो तो एक बेसिक जानकारी है, वो तो हम 6th में 7th में 8th में 9th में पढ़ते हैं, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये हमने नहीं पढ़ा अभी तक। तो ये क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? जब एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जाए कि शेषफल r प्राप्त हो। शेषफल क्या प्राप्त हो? r, जो कि b से छोटा हो। जो शेषफल प्राप्त होता है वो b से क्या होना चाहिए? छोटा। b मतलब जिसका भाग लगा रहे हैं हम। तो ये तो जनरल जानकारी, हम भाग देते हैं तो ये तो सीख रखा है हमने कि जिस संख्या का हम भाग देते हैं शेषफल हमेशा उस संख्या से क्या होता है? छोटा। तो यहाँ पर हमने एक नियम निकाला है कि a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, a बराबर बी क्यू प्लस आर। सर ये a बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है? ये तो आज हमने पहली बार सुना है। तो आपने इसकी फुल फॉर्म पढ़ी होगी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये जरूर आपने पढ़ा होगा। ये क्लास 4th में भी आता है, 5th में भी आता है, 6th में भी आता है। ये जनरल वर्ड है एक, कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जैसे हम बात करते हैं कि 5 का भाग लगाना है हमें 1588 में। 5 का भाग लगाया 15 में तो 3 बार गया। उसके बाद में आगे से आया 8, 8 में 5 का भाग 1 बार गया। 8 में से 5 को घटाया तो 3, आगे से आया 8, फिर 38 में 5 का भाग लगाया तो 7 बार गया और कितना आया? 35। 38 में से 35 को लेस किया तो कितना आ गया? 3। ये 3 क्या है? शेषफल है, जो कि इस 5 से क्या है? छोटा। और ये शेषफल हमेशा ही क्या होता है? छोटा होता है। शेषफल को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। भागफल को, जो आंसर आया है उसको बोलते हैं भागफल और उसको बोलते हैं क्वोशेंट। उसके बाद में भाज्य, जिसमें भाग दे रहे हैं उसको बोलते हैं भाज्य। डिविडेंड, और जिसका भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, डिविजर या डिवीजन एक ही है। तो ये हो गई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, मतलब a बराबर b गुणा q और प्लस में क्या आ जाएगा? r। इसीलिए तो ये बना a बराबर बी क्यू प्लस r। ये तो थी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसके बाद में हम बात करते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? तो इसकी जानकारी देखिए। प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये एग्जाम में पूछी जाती है, दोनों ही प्रमेय पूछी जाती है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो आपको जिस प्रकार लिखा हुआ उसी प्रकार से आंसर देना होता है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहलाती है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो 20 को हम क्या लिखते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 5।
ये 2 गुणा 5 आया कैसे? जैसे 20 में 2 का भाग लगाया, अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 का भाग लगाते हैं तो 10 आ गया, फिर 2 का भाग लगाए थे तो 5 बार, फिर 5 का भाग लगाया 1 बार, तो ये आ गया 2 गुणा 5। तो यहाँ पर देखिए 20 भाज्य संख्या है, हम जानते हैं 20 भाज्य संख्या है, लेकिन इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया हमने इसको 2 गुणा 5। ये 2 भी अभाज्य संख्या है, ये 2 भी अभाज्य संख्या और ये 5 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अब एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना ही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। और बात करते हैं 42। तो 42 में 2 का भाग दिया, फिर 3 का भाग दिया और फिर किसका भाग दिया? 7 का। तो 42 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 3 गुणा 7। तो यहाँ पर 42 तो भाज्य संख्या है, लेकिन इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में कैसे लिखा? 2 गुणा 3 गुणा 7। 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी क्या है? अभाज्य संख्या। 90 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। 2 का भाग लगाया 45, फिर 3 का भाग लगाया 15, फिर 15 में 3 का भाग लगाया 5 और 5 में 5 का भाग लगाया 1 बार। तो यहाँ पर 90 अभाज्य संख्या है, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 ये क्या है? अभाज्य संख्या है। तो एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना ही क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो आई होप आपको दोनों प्रमेय अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं HCF की। क्या मीनिंग होती है HCF? HCF यदि आप नहीं जानते तो आपने पढ़ा होगा मैथ्स है, जो कि 6th क्लास में स्टार्ट हो जाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? महत्तम समापवर्तक। HCF कहो चाहे मैथ्स कहो चाहे महत्तम समापवर्तक कहो। अब HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसकी फुल फॉर्म हो गई महत्तम समापवर्तक। वह इसकी परिभाषा क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से क्या करती है? विभाजित करती है, उसे कहा जाता है HCF। दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में से उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात के गुणनफल को क्या कहा जाता है? HCF। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में से उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात के गुणनफल को क्या कहा जाता है? HCF। यदि आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आई तो एक एग्जाम्पल आपके सामने तैयार रहा है। 15 और 45 के हमें क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 15 हो गया 3 गुणा 5। इसी प्रकार 45 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 5। अब हम इन्हें घातों के रूप में लिखें तो 3 कितनी बार है? 1 बार। 5 कितनी बार है? 1 बार। तो एक घातों के रूप में लिख दिया। इसके बाद 45 को लिखेंगे हम घातों के रूप में तो 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 हो गया, गुणा 5 1 बार है तो 5 की पावर 1 हो गया। अब HCF कैसे निकालते हैं? यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंडों, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब जो संख्या ऊपर भी आ रही है और नीचे भी आ रही है। उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल करना आपको। उभयनिष्ठ जैसे ऊपर 3 की पावर 1 है, नीचे 3 की पावर 2 है, आपको छोटी घात लेनी है। क्या लेनी है? छोटी घात। तो यहाँ 3 की पावर 1 छोटा है, 3 की पावर 2 छोटा है, तो 3 की पावर 1 छोटा है, तो यहाँ पर 3 की पावर 1 आ गया। फिर गुणा, सभी संख्याओं के बीच में गुणा लगाते जाना है क्योंकि प्रश्न लास्ट में कहा है कि घातों का गुणनफल। अब 5 की बात करते हैं तो 5 ऊपर भी 1 बार है, नीचे भी 5 1 बार है, तो कॉमन क्या आ जाएगा? छोटी घात है तो दोनों सेम है, तो आपको 5 की पावर कितनी बार ले लेना है? 1 बार। अब आपको गुणा करना है। 3 की पावर 1 मतलब 3 होता है, 5 की पावर 1 का मतलब भी 5 होता है, और 3 और 5 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो 15 और 45 का HCF कितना हो जाएगा? 15। अब देखिए हमने जो पहली डेफिनेशन पढ़ी है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित करती है। देखिए 15 का भाग है वो 15 में भी जाता है और 15 का भाग 45 में भी जाता है। जाने को तो 5 का भी जाता है, लेकिन सबसे बड़ी से बड़ी लेनी है, छोटी से छोटी नहीं। 15 से ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं है जिसमें 15 और 45 को क्या कर सके? विभाजित कर सके। तो आई होप आपको HCF समझ में आ गया होगा। यदि HCF आपको समझ में आ गया है तो हम बात करते हैं आगे LCM की। LCM मतलब
लेस है, और लेस है का फुल फॉर्म होगी लघुत्तम समापवर्तक। और यदि इसकी इंग्लिश मीनिंग बात करें हम तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? गुणज। और यहां पर फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। आपने गुणज और गुणनखंड 6th क्लास में पढ़े होंगे। तो किसे कहा जाता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एलसीएम किसे कहते हैं? तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसको दी गई संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित करती है। अब की बार संख्या को, जो आप संख्या ज्ञात कर रहे हो, उसको दी गई संख्या ही विभाजित करती है। ये कोर में थोड़ा सा अंतर आप समझना। एचसीएफ तो खुद संख्याओं को विभाजित करता है, और एलसीएम को संख्याएं विभाजित करती है। ये ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा अंतर है। तो पूर्ण रूप से विभाजित करती है तो उसे एलसीएम कहते हैं। यदि हम दूसरे शब्दों में बात करें तो संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात के गुणनफल को, वहां सबसे छोटी घात ली थी, यहां सबसे बड़ी घात के गुणनफल को क्या कहा जाता है? एलसीएम कहा जाता है। लेकिन वहां हमने कॉमन संख्या ली थी, यहां पर कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे बड़ी संख्या लेनी है, मतलब बड़ी घात लेनी है, और उसको आपस में क्या करना है? गुणा करना है। देखिए एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। 20 और 50, 20 और 50, 20 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुणा 2 गुणा 5, मतलब 2 है वो 2 बार आ गया, और 5 है वो कितनी बार आ गया? 1 बार। ये हो गए घातांक के रूप में। 50 के टुकड़े करें तो 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 है वो 1 बार है, और 5 है वो 2 बार है। एलसीएम का मतलब आपको ज़्यादा घात वाले लेनी है। आप यहाँ से एल का मतलब एक ट्रिक भी बना सकते हो। एल मतलब होता है जैसे लंबा, एल का मतलब होता है लंबा, और लंबा मतलब क्या होता है? ज़्यादा। ज़्यादा घात वाला आपको लेना है। जैसे यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो आपको 2 की पावर 2 लेना है, मतलब ज़्यादा घात वाली संख्या लेनी है। 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, तो आपको ज़्यादा घात मतलब 5 की पावर 2 लेनी है। अब 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 4, और 5 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 25। ऐसे नहीं कि 2 गुणा 2 बराबर 4 हो गया, 5 गुणा 2 बराबर 10, नहीं। यहाँ पर 5 की पावर 2 का मतलब है 5 का स्क्वायर, 5 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। अब इन 4 और 25 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। तो 20 और 50 का एलसीएम कितना आएगा? 100। क्या ये पहली डेफिनेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है? देखते हैं। देखें, वह सब छोटी से छोटी संख्या जिसमें ये संख्याएं क्या दे सके? पूरा पूरा भाग दे सके। तो क्या ये 20 इस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर रही है? बिल्कुल। 20 का भाग जा रहा है 100 में 5 बार। और ये 50 भी इस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर रही है। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो एचसीएफ तो खुद भाग लगाता है संख्या में, और एलसीएम में संख्याएं भाग लगाती है। तो यहाँ पर 20 और 50 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 100। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूर्ण रूप से 2 नंबर का पूछा जाता है। हो सकता है 1 नंबर का पूछे या 2 नंबर का पूछे, लेकिन एग्जाम में एलसीएम और एचसीएफ का प्रश्न जरूर आता है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी बराबर होता है ए गुणा बी। सर ये क्या है? ये तो हमारे समझ में नहीं है। तो ध्यानपूर्वक सुने। 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणा, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। सर आप एग्जाम्पल के माध्यम से बताएं हमें। तो एग्जाम्पल ये अभी हमने किया है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो एलसीएम अभी कितना निकाला हमने? 100 गुणा इनका एचसीएफ कितना होता है? तो एचसीएफ भी निकाल लेते हैं हम। यहाँ से छोटी घात लेनी है तो 2 की पावर 1 आ जाएगा, गुणा 5 की पावर 1 आ जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पर हमने संख्या ले ली, एचसीएफ की जगह कितना आ गया? 10, बराबर की जगह बराबर। ए का मान है 20, मतलब पहली संख्या, गुणा बी का मान है दूसरी संख्या कितना? 50। यहाँ पर 100 और 10 को गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा, बराबर इधर भी 20 और 50 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1000। तभी तो कहा गया है कि 2 संख्याओं या फिर 2 से अधिक, बात हम केवल 2 संख्या की करेंगे, कि 2 संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणा
दोनों संख्याओं के गुणनफल के इक्वल होता है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में भी आ गया होगा। ये निकल के आया था HCF और ये निकल के आया था LCM। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ये उत्तर की जांच है, ऐसे मान लेना उत्तर की क्या है, जांच है। इसके बाद में तो आगे आ गई है एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में नाइस या फिर शानदार जो भी मतलब एक पॉजिटिव कमेंट है वो लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हमें भी पॉजिटिव मोटिवेशन मिले कि हमारा वीडियो है वो बच्चों को अच्छा लग रहा है। इसी के साथ वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।